नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं, ये समझना आसान नहीं होता। इसीलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं वो 3 अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के बवाल की। पश्चिम बंगाल के मालदा से उठी हिंसा की चिंगारी अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी तक पहुंच चुकी है। बवाल इतना बड़ा कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मोर्चा संभाल लिया है। उधर समंदर के सिरमौर बनने की जंग तेज हो चुकी है। समुद्री ताकत के दम पर वर्चस्व की लड़ाई अब नए मोड़ पर है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में जमाखोरों पर चला है सख्त हंटर। योगी आदित्यनाथ की सख्ती के आगे मुनाफाखोरों की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। छापेमारी, कार्रवाई और चेतावनी, तीनों मोर्चों पर सरकार एक्शन मोड में है। तो एक तरफ मालदा का बवाल, दूसरी तरफ समंदर के सिरमौर और तीसरी तरफ योगी का जमाखोरों पर वार। देखिए आज 3 बजे की 3 बड़ी कवरेज में। तो शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। एनआईए करने वाली है मालदा बवाल की जांच। मामले में मुख्य आरोपी हो गया गिरफ्तार। केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह का ममता सरकार पर निशाना। ममता राज में निष्पक्ष चुनाव मुश्किल है। देखिए मालदा से उठी एक चिंगारी अब सियासी तूफान में तब्दील हो चुकी है। कानून के रखवालों को ही जब भीड़ ने बंधक बना लिया तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सिस्टम की साख का बन गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाने वाले सनसनीखेज मामले ने बड़ा एक्शन अब इस मामले में हुआ है। मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस पूरे केस की जांच एनआईए के हाथों में जाने वाली है। एक तरफ पुलिस 35 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है, 19 मुकदमों की बात कर रही है। दूसरी तरफ इस घटना पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार ने सियासी पारे को और ज्यादा चढ़ा दिया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे जहां कानून के रखवालों को ही भीड़ के आगे बेबस होना पड़ा। आरोप है कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि खुद को वकील बताने वाला और राजनीतिक कनेक्शन रखने वाला चेहरा है। एआईएमआईएम से जुड़े होने की चर्चा ने इस मामले को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। अब जब एनआईए की एंट्री तय मानी जा रही है तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क, साजिश और सियासी संरक्षण की परतें खुलने का संकेत है। तो क्या मालदा की यह घटना सिर्फ एक कानून व्यवस्था की चूक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह हो जाता है कि क्या अब इस मामले में सियासत और जांच आमने सामने आने वाली है? और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ अमरदेव पासवान जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अमरदेव, लगातार ये जो मामला है वो बढ़ रहा है और अब किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, लंबी चौड़ी गिरफ्तारियों की अगर हम देखें फहरिस्त नजर आती है और मुकदमों की भी। इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, एनआईए की जांच की बात कही जा रही थी, आज एनआईए की टीम पहुंच रही थी, क्या अपडेट अब इस मामले में मिल रहा है? देखिए, डीआईजी लेवल की जो टीम है एनआईए की वो मालदा पहुंची हुई है और इस मामले की जो है जांच कर रही है। और साथ ही अगर हम इस मामले में जो मुख्य आरोपी की अगर बात करें फखरुल इस्लाम की, तो वो जो है नीम का एक सक्रिय नेता भी बताया जा रहा है। साथ में 2021 के चुनाव में जो है वो खड़ा भी था नीम के उम्मीदवार के तौर पे। और फिलहाल उसको जिस तरीके से जो मामला अभी तक सामने आया है उसको देखा गया था कि और भी कई जो वहाँ पे जो भी आंदोलन रहते थे उसमें वो सक्रिय तौर पे वो नजर आता था। खासकर जो है
मामले में जो है एसआईआर को लेकर जो चल रहा था जो मामला, जी। उसको लेकर जो है लगातार जो लोगों को जो है उकसाने का काम भी कर रहा था। और उकसाने के का कुछ वीडियो भी जो है वो वायरल हुआ है, जिसमें वो साफ तौर पे जो है चुनौती दे रहा है कि आईबी और जो है एनआईए अमरदेव, ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसका कनेक्शन पता चला है राजनीतिक है, ये नेता है, एआईएमआईएम का नाम सामने आ रहा है। सो ऐसे में क्या हम ये समझे माने अभी तक जो जांच हुई है उसके हिसाब से कि एआईएमआईएम का हाथ इस पूरी साजिश में है? क्या इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही है? देखिए, अभी इस मामले में एमआईएम के तरफ से कोई किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है, और ना ही जो है जो गिरफ्तार जो एडवोकेट है फखरुल इस्लाम, तो उसने भी अभी तक जो है किसी भी तरह का कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो उसने यह जरूर कहा है और मीडिया के सामने और भी पुलिस के मौजूदगी में कि ये जो आंदोलन है तब तक जारी रहेगा जब तक जो मतदाता सूची में जिन जिन लोगों का नाम जो बाद गया है उनका नाम जो है मतदाता सूची से नहीं जुड़ जाता, तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जो है जारी रहेगा। तो ये भी एक खुली चुनौती जो है पुलिस के सामने और मीडिया के सामने उसने खुलेआम तौर पे जो दी है। यानी और फिलहाल अमरदेव, यानी ये एक मामला नहीं है, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि खुली चुनौती दे दी और कह दिया है कि एसआईआर के क्योंकि हमारे वोट कट रहे थे इसलिए ऐसा किया गया, यानी कि अब इस तरह के और केसेस जो है वो हो सकते हैं, और साथ साथ जो पॉलिटिकल माइलेज है वो भी लेने की भरसक कोशिश की जा रही है इस मामले से, और किसी भी एंगल से ये दिखाने की कोशिश नहीं है आरोपी की तरफ से कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बल्कि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि हमारे वोट काटे जा रहे थे और इसीलिए हम आवाज उठा रहे थे। जी बिल्कुल, ये साफ कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसका जो चुनौती भरा जो बयान था उससे यही यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है जिन लोगों का जो नाम कटा है एसआईआर में, एसआईआर प्रक्रिया में, तो उनको उस मतदाता सूची से जोड़कर और उनका वोट बैंक को बनाने के लिए ही इस तरह का जो है आंदोलन लगातार जो है वो जारी था, जिसका जो नेतृत्व जो है ये फखरुल इस्लाम जो है एमआईएम नेता जिनको कहा जा सकता है और साथ में एडवोकेट भी हैं, वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि इसके पीछे जो है उनका जो है वोट बैंक को सुनिश्चित करने के को लेकर ही इस तरह का जो है घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके से जो गिरफ्तारियां हुई उस वो गिरफ्तारियों को लेकर जो है यहाँ के जो जितना भी चुनाव जो अधिकारी हैं या फिर एसआईआर प्रक्रिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी काफी जो है मनोबल बढ़ा है, और वो भी जो है सर उठा के और हिम्मत उठा के काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी अभी तक इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए? अब ये जो आरोपी पकड़ा गया टीएमसी का तो नहीं था, ये एआईएमआईएम से इसके कनेक्शन की बात सामने आ रही है। ऊपर से सवाल इसलिए भी उठ रहे कि प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, प्रदेश पुलिस क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं है? तो अभी तक स्पष्टीकरण ये टीएमसी की तरफ से या फिर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं आया? देखिए, टीएमसी की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया सामने नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए ये जरूर कहा है कि इस मामले में जो है मुख्य आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनकी जो है पुलिस ने की है, उनकी सीआईडी की टीम ने बागडोगरा से जो है मुख्य आरोपी फखरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की है, और साथ में अन्य जो कई लोग जो जिनका नाम सामने आ रहा है, करीब 33 से 35 लोगों का जो है गिरफ्तारी उनकी पुलिस ने की है। और इस गिरफ्तारी में कोई भी जो है एजेंसी का कोई भूमिका नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना श्रेय लेने का प्रयास किया है, और जिस तरीके से जो एनआईए की टीम अभी मामले को अपने हाथ में ली है और जांच को आगे बढ़ाई है, तो इस मामले में भी इस बीच में जो उत्तर बंगाल के जो एडीजी हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने ये साफ कहा कि जो भी कार्रवाई होगी और जो भी उसका जो रिजल्ट जो सामने आएगा वो सारा रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को जमा दिया जाएगा, वहां जमा किया जाएगा, और उसके बाद में जो कुछ भी जो सामने आएगा उसके हिसाब से जो है वो आगे का काम करेंगे। अच्छा अमरदेव, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद क्या जो पश्चिम बंगाल की सिक्योरिटी है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पहले से ज्यादा पुख्ता होने की बात की जा रही है, या फिर इस तरह का मंथन, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और इन सब के बीच अगर इस तरह की घटना होती है और ये चुनौती दी जाती है कि आगे भी इस तरह की घटनाएं होंगी, तो वाकई में ये बहुत चिंताजनक हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद में जो आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, और इस मामले में जो है सीधे तौर पे चुनाव आयोग के हस्तक्षेप से कार्रवाई शुरू हुई,
तो कहीं ना कहीं जो है जो आरोपी हैं, आरोपियों का मनोबल बढ़ाने का ये काम काम किया गया था। और जिसके बाद में जब कार्रवाई उनके ऊपर शुरू हुई और गिरफ्तारियां एक के बाद एक जब गिरफ्तारियां शुरू हुई, तो उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है यह देखा गया कि लोग जो आंदोलन कर जी। रहे थे एसआईआर के नाम पर, चाहे वो किसी और अन्य जो आंदोलन के नाम पर, तो उनका उनके अंदर में कहीं ना कहीं जो है डर और खौफ का माहौल है। यही कारण है कि अभी कहीं भी एसआईआर के नाम पर या अन्य किसी मामलों के नाम पर कहीं आंदोलन देखा नहीं जा रहा है। और अभी फिलहाल मालदा जो कल जो जिस तरीके से जो है हिंसा मुक्त था, हिंसा का जो माहौल देखा जा रहा था, तो अभी न कहीं जो है वो शांति बहाल अभी देखा जा रहा है। और हर तरफ जो है पुलिस गश्ती और केंद्रीय बलों की जो है गश्ती देखी जा रही है और लगातार जो है छापे मारे जा रहे हैं। जिन जिन लोगों का जो है नाम है या पहचान की गई है वीडियो के जरिए या सीसीटीवी फुटेज के जरिए, उन लोगों की गिरफ्तारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। भारत के समंदर में दमदार एंट्री, युद्धपोत तारागिरी और अरिदमन नेवी में शामिल। भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने इस बात का जिक्र किया जब पहुंचे। देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल समेत कई अन्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को भी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज अत्याधुनिक युद्धपोत तारागिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। तारागिरी का कमिश्निंग भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। बताते चले कि युद्धपोत मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। ये 6,670 टन का मेक इन इंडिया की भावना और हमारे स्वदेशी शिपयार्ड की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है। कोई संकट आता है, चाहे वो इवैक्यूएशन ऑपरेशन हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रदान करना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नेवी भारत के वैल्यूज और कमिटमेंट का, मैं मानता हूं, एक सिंबल है, उसका यह प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग हमारी नेवी की ताकत में, वैल्यूज में तथा कमिटमेंट में और वृद्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। जब भी वहां तनाव की स्थिति होती है, इंडियन नेवी ने हमारे कमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। यह कैपेबिलिटी भारत को एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर बनाती है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी कोलीग ऋतु जुड़ रही हैं। ऋतु, अरिदमन का जिक्र कर ले या फिर तारागिरी की बात कर ले, कितने बड़े एसेट हैं ये हमारे लिए? एसेट नहीं, आप ये कह सकती हैं मोनिका कि अब समंदर के सिकंदर को अब इसकी नई एक तस्वीर मिलने वाली है। और समंदर के सिरमौर, जो हमने यहाँ पर कोट अनकोट लिखा है, ये स्पष्ट रूप में इसके जरिए एक मैसेज देने का प्रयास है कि भारत सिर्फ और सिर्फ समंदर में ही नहीं, पूरी दुनिया में अब विश्व गुरु की जो भूमिका है उसमें आने वाला है। क्योंकि ये लंबी छलांग जो है, चाहे तारागिरी की आप बात करें, अरिदमन की बात करें, ये दोनों ही जो है एक तरह से इसी तरीके की
तस्वीर दिखाने वाला है। स्वदेशी, मेड इन इंडिया, ये जो युद्धपोत है इसके जरिए कोशिश यहां पर की गई है। इसके हिसाब से समंदर में किस तरीके का दमखम भारत का हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास यहां पर दरअसल किया गया है। और पलक झपकते ही खतरों का जवाब देना हो या अन्य चीजों को भापना हो, चाहे आप कहे बात इसमें सबसे बड़ी खूबियों की, तो 5 सबसे बड़ी खूबियां आपको गिनवा देती हूं। ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट होने की वजह से कहा जाता है कि रेडार पर ये सिस्टम भाप पाना मुश्किल होता है। ये आप रेडार सिस्टम पर इसका आंकलन नहीं कर पाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर आप इस नमूने को ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तारागिरी के जरिए समंदर में एक नई पकड़ के साथ, एक मजबूत पकड़ के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। अब मैं वो पॉइंटर्स आपको गिनवाती हूँ। पहला तो आपने जान ही लिया कि स्टेल्थ फ्रिगेट है, साथ ही दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कब हमला हो गया, कब टारगेट हिट हो गए और कब ये पूरा जो कहा गया प्रिसाइज तरीके से ये ऑपरेशन में इस्तेमाल हो, तो पूरी तरीके से दुश्मन इसको भाप भी नहीं पाएगा। दूसरी चीज, हथियारों को लेकर एक चलता फिरता खुद युद्ध क्षेत्र आप इसे मान लीजिए, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर चाहे हम बात इस खास मेड इन इंडिया युद्धपोत की करें, तो नेवी को इससे पूरा बूस्टअप मिलने वाला है, क्योंकि इस जहाज में 3 तरह के हथियार एक साथ है। सुपरसोनिक सतह के साथ सतह से सतह मिसाइल और मध्यम दूरी की हवाई मिसाइल, पनडुब्बी रोधी प्रणाली इन सबमरीन्स में इसमें ऐड की गई है, शामिल की गई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य भूमिका और मुख्य पॉइंटर्स में यह है कि मेड इन इंडिया है, यानी कि बाहर से आप इसे नहीं ला रहे, इस तकनीक को या इस काम करने के अंदाज को आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे, ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। भारत में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हर एक यूनिट को तैयार किया गया है। अब आप समझिएगा 75% से ज्यादा का जो इसमें सामग्री है वो भारतीय लगी है। 200 से अधिक MSME भारतीय कंपनियां जो हैं वो इसे बनाने में हिस्सेदार रही। ये सीधी बात, पहले से ऐसे जहाज विदेश से खरीदे जाया करते थे, अब ये भारत कर दिखा रहा है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंटर इसमें देखिए, हिंद प्रशांत में भारत की बढ़ती ताकत। आप मैंने जो जिक्र किया समंदर के सिकंदर, अब समंदर के सिकंदर यहां पर भारत को बनते हुए देख पाएंगे जब ये समंदर में विराज गरज के साथ उतरेगा और अपनी जो हिंद प्रशांत महासागर में पकड़ जो है मजबूत करेगा। पांचवा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि सिर्फ युद्ध नहीं, इंसानियत की सेवा में ये आएगा। और ये जहाज सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, सुनामी, साइक्लोन जैसी आपदाओं के लिए, जो कि डिजास्टर्स होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इक्वली काम करेगा और एसेट के रूप में मोनिका सामने आने वाला है। यानी कि समंदर के सिरमौर, समंदर के सिकंदर जो है वो अब आगे इस तस्वीर के जरिए आप देख सकती हैं। बिल्कुल ऋतु, और ऐसे में देखिए एक तरफ पश्चिम एशिया में हम लगातार तनाव की स्थिति देख रहे हैं, ईरान इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि कितना ज्यादा सशक्त हम हो और अपने रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा अत्याधुनिक करना, या फिर ये कहें कि और ज्यादा प्रोग्रेसिव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कितना ज्यादा ये जो कदम है भारतीय सेना का, या फिर कहें रक्षा मंत्री का जो कदम है कि लगातार हम जो है अपग्रेड करते रहें अपने बेड़े को, ये कितना इंपॉर्टेंट लगता है? इसे अपग्रेड करना इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मोनिका, क्योंकि आप देख रहे हैं अब चाहे खाड़ी में जो इस वक्त स्थिति है, मिडिल ईस्ट में जो हालात है, आप रूस यूक्रेन देख ही रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि सुपर पावर द्वारा वेनेजुएला में क्या हुआ, और सिर्फ अमेरिका ओरिएंटेड ही नहीं, आप पूरी दुनिया में देखेंगी तो इसी तरीके की आपको तस्वीर नजर आएगी। चाहे आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए, वो विवाद आप देख लीजिए, चाइना का देख लीजिए जो कि विस्तारवाद की नीति के जरिए आगे कैसे बढ़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर दुनिया में अशांति है, लेकिन इस अशांति को भी काउंटर करने के लिए भारत के पास हर मर्ज की दवा है, और ये उस मर्ज की सबसे अहम दवा साबित होने वाली, क्योंकि ये समंदर में जब गरजेगा तो सीधे तौर पर भारत की पकड़, भारत की दमखम, भारत के पावर को और ज्यादा दिखाएगा। और वर्ल्ड ऑर्डर क्योंकि अब भारत की तरफ देख रहा है टकटकी लगाकर कि आगे इस तरीके की तब्दीलियां अगर रक्षा प्रणालियों में हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुरुस्त तस्वीर दिखाता है कि भारत अब
किसी और पर निर्भर नहीं है। स्वदेशी तकनीक हो, स्वदेशी युद्धपोत हो या इस तरीके के सबमरीन्स हो, मिसाइल्स को लेकर के हमने कहा, इन तमाम चीजों को आप एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ एक इमोशन रखिए, एक साइकोलॉजिकल तौर पर किस तरीके की वृद्धि मिलने वाली है इसके जरिए। आप समझिए, जो दूर दुश्मन देश जो है वो अगर इस खबर को सुनेगा उसे समझ आएगा कि भारत की ताकत किस हिसाब से है, और वो एक भी कदम इस तरीके का नहीं रखेगा कि यहां भारत में किसी भी प्रकार की अशांति हो। और दुश्मन देश इसे भांप चुका है, चाहे आप पाकिस्तान की बात करिए, समय समय पर आप देखते आए होंगे इस तरीके की गीदड़ भपकियां वो देता रहा है, लेकिन विशाखापट्टनम की जमीन से, उस धरती से जब ये ऐलान राजनाथ सिंह ने किया, रक्षा मंत्री ने किया, ये स्पष्ट रूप में दिखाता है कि इस एंट्री से महज ताकत नहीं, बल नहीं, साइकोलॉजिकल तौर पर भी बूस्टअप मिलने वाला है हमारी नेवल फोर्सेस को। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु, आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण है ये जाना समझा हमने, और इसके साथ साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। कालाबाजारियों के खिलाफ यूपी सरकार काफी सख्त दिख रही है। अब तक 233 FIR दर्ज हो चुकी है, 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। LPG वितरकों के खिलाफ 33 मामले दर्ज हो चुके हैं। 237 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 19,882 जगहों पर निरीक्षण और छापेमारी। देखिए, ईरान में जारी जंग के बीच देश में पेट्रोल, डीजल, LPG की किल्लत को देखते हुए यूपी सरकार अपने राज्य में कालाबाजारी पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। 12 मार्च से शुरू इस अभियान में अब तक 233 FIR दर्ज की गई है। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 237 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं, साफ कर चुके कि कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश में अब तक 19,882 जगहों पर निरीक्षण और छापेमारी की गई। LPG वितरकों के खिलाफ 33 केस दर्ज हुए हैं, जबकि गैस की कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 200 FIR दर्ज कराई गई हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, लगातार हम देख रहे हैं योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, और ये जरूरी है भी, क्योंकि आप सप्लाई हो रही है, ठीक है, तमाम ऑल्टरनेटिव सरकार ने तलाश ली, वो भी ठीक है, लेकिन इन सब के बीच जो कालाबाजारी है उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर हम देखें संदेह के घेरे में, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राउंड लेवल पर क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? कालाबाजारी जो है कितनी सख्ती से सरकार इन पर चाबुक चला रही है? योगी सरकार का हट्टा लगातार होता जा रहा है, और यही कारण जब दिशा निर्देश दिया गया उसके बाद से ग्राउंड पे अधिकारी उतरे हैं तमाम जगहों पर। अनुज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, फिर लौटेंगे आपके पास। इस बीच देखिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े उन्हें एक बार फिर से बताते चले कि जमाखोरों पर लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई जारी है। योगी सरकार का अंतर चल रहा है, यूपी सरकार सख्त नजर आ रही है। अब तक 233 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। LPG वितरकों के खिलाफ 33 मामले दर्ज हो चुके हैं, 237 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसके अलावा समझिए अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है, निरीक्षण हो रहे हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं पर भी जमाखोरी तो नहीं हो रही, कहीं पर भी कालाबाजारी तो नहीं हो रही, क्योंकि ये कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से अफवाह फैलती है। ये लोग स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं जिन्हें जेन्युइनली दरकार है, जरूरत है, उन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हुए, तमाम तरह की गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना सिलेंडर बुक करेंगे तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टॉक किए इन सिलेंडर्स को, जमाखोरी की, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत पेश आई। ऐसे लोगों के लिए सरकार सख्त नजर आ रही है, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, लगातार छापेमारी हो रही है, और जहां भी ऐसे लोग पाए जा रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 19,882 वो जगहें जिन्हें स्पॉट किया गया, जिनका निरीक्षण किया गया और यहां पर छापेमारी की गई। 237 लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 33 मामले LPG वितरकों के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और 233 FIR अब तक दर्ज हो चुकी है। 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी लगातार प्रशासन द्वारा ये जो कार्रवाई है चल रही है, सख्ती बरती जा रही है। एक बार फिर से अनुज कुमार का रुख करते हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
अनुज, जमाखोरों पर योगी सरकार हंटर चला रही है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। क्या अब जो स्थितियां हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं? अब बिल्कुल धैर्य, संयम और सहयोग से ही उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है और सामान्य हो गई है। सभी लोग को सिलेंडर मिल रहे हैं, गैस मिल रहे हैं, पेट्रोल मिल रहे हैं। जिस तरह से पहले की जो पैनिक सिचुएशन थी, जिस तरह से लोग पेट्रोल पंप पे जा रहे थे, गैस एजेंसी के बाहर, गोदामों के बाहर भीड़ लग रही थी, और उसको देखते हुए योगी सरकार ने लगातार एक्शन लिया है और उसको साफ तौर पे कहा है कि कोई भी अगर भ्रामक खबर फैलाता है, कोई भी अगर इस तरह की माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगा। उसके बाद ये सख्ती का ही असर है कि इतने बड़े पैमाने पर यानी 19,000 से ज्यादा जगहों पे छापेमारी की गई है। 233 जगह में एफआईआर दर्ज हुई है, करीब 20 लोग की गिरफ्तारी हुई है, करीब 200 से अधिक लोगों का अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है और साथ साथ उन पे भी नजर रखी जा रही है जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। तो ये सख्ती का असर है, इसीलिए फील्ड पर अधिकारी उतर कर जगह जगह पे जाके निरीक्षण किया है, चीजों को अपने हिसाब से हैंडल किया है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश जो स्थिति पहले दिखाने की कोशिश की गई थी विपक्ष द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप के जरिए, अब स्थिति बेहतर हो गई है। सभी ने संयम और धैर्य के साथ और सहयोग के साथ अपनाते हुए चीजों को इस सिचुएशन में बनाया है। तो अब देखा जा रहा है कि जो काला बाजारी और जमाखोरी कर रहे हैं उस पर ही ज्यादातर एक्शन हो रहा है। खास तौर पर गैस एजेंट की भूमिका जो साफ तौर पे निकल के आ रही है कि गैस एजेंट की मिली भगत से इस तरह के चीजें हुई। परिस्थिति अब बेहतर है, अब आगे और भी कार्रवाइयां होंगी। लगातार हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि फील्ड पे उतरे, लोगों से जाकर संपर्क साधें और रूटीन चेकअप करें, जिससे कि सीसीटीवी हो, रजिस्टर हो, जो गैस एजेंसी का जो भी रूटीन जो बनता है उसको मैनुअली और चेक किया जाए। तो यानी अब देखा जा रहा है कि ये 12 मार्च तक कुल जगहों पे इतनी छापेमारी की गई, इतनी गिरफ्तारियां की गई, आने वाले समय में और भी कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और ये सख्ती का ही असर है, ये योगी सरकार की सख्ती का ही असर है, जिसको ग्राउंड लेवल पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अब स्थिति पहले की तुलना में और लगातार अधिकारी जो है वो फील्ड पर उतर के कमर कसे हुए। जी अनुज, यानी वो जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों के सिलेंडर लेने के लिए और उसके बाद उनके पास एक शिकायत हुआ करती थी कि अभी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, उनमें कमी आई है? बिल्कुल, देखिए सिलेंडर अब सभी जो डिलीवरी मैन है, जो कि हॉकर है, एजेंट है, घरों घरों पर पहुंच रहा। मैंने खुद अपना सिलेंडर बुक कराया था, बड़ा मुश्किल 4 दिन बाद मेरे घर पे सिलेंडर आया। ये बात करीब 3 दिन पहले की है। यानी मैंने खुद ही ग्राउंड पे अपना कहा कि सिस्टर से कहा मैंने कि इसको बुक करके देखते हैं क्या रियलिटी है। तो देखा गया रियलिटी में कि वाकई जो डिलीवरी जो कर रहे हैं बिना इंडियन गैस है और मेरे घर पे गैस पहुंचा, सही समय पे सही सीमा पहुंचा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज कुमार आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।